नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार राव और अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए ताकि हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ा सकें। आवाज बताइएगा कि खरखराहट तो नहीं है ना, क्योंकि हमारी जब हम अपनी आवाज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि हमारी आवाज में खरखराहट सी है। ऐसा है क्या? एक मिनट सुन लो अपनी आवाज। एक मिनट सुन लो अपनी आवाज। हाँ, क्लियर तो लग रही है मुझे ना। हो सकता है थोड़ी देर में अपने आप क्लियर हो। चलिए ठीक है, थोड़ी देर में हो सकता है क्लियर हो जाए, और अगर क्लियर नहीं होगी तो आप जो है बताइएगा, तो हम ये माइक निकाल देंगे। ठीक है? नहीं, अभी निकाल देता हूँ मैं। तो आनंद, पूनम, राज वर्मा, निमिष और रंजना, सबको नमस्ते है बच्चों। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया ही है कि ये उत्तराखंड एपीयू के पर्पज के लिए ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, और हम लोग चलाते रहेंगे इसको। कम से कम इस महीने भर तो चलाएंगे ही। उसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को कि हाँ, आगे क्या कंटिन्यू रखना है। हाँ, हो सकता है कि अगले महीने में भी हम लोग ये सेशन को कंटिन्यू रखें। थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं अभी जो अनअकैडमी के बारे में उतना नहीं जानते, तो ऐसे लोगों को भी ये बात पता होनी चाहिए। देखिए, अनअकैडमी जुडिशरी का ये यूट्यूब चैनल है, और इस अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल से और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कराई जाती है। और फिलहाल आप जुडिशरी के चैनल पे हैं, तो आपको जुडिशरी के बारे में बता दूं कि यहाँ पर भी प्रिपरेशन कराई जा रही है, और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर अपना फ्यूचर बना रहे हैं और अपनी तैयारी को और अच्छी कर रहे हैं। यहाँ फ़ायदा ये है इसको ज्वाइन करने का कि यहाँ जो एजुकेटर हैं, जो आपको गाइड करेंगे, वो सारे के सारे लोग एजुकेटेड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, इसलिए सही मार्गदर्शन मिलता है और आपकी एनर्जी कम से कम खर्च होती है और तैयारी आपकी अच्छी हो जाती है। और आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाते जिस भीड़ का हिस्सा लोग बने हुए हैं और प्रिपरेशन कई सालों से कर रहे हैं और फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। देखिए, अनअकैडमी के जो प्लेटफॉर्म है उस पर दो तरीके की क्लासेस चलती है, एक स्पेशल क्लासेस और एक प्लस क्लासेस। स्पेशल क्लासेस का मतलब उसके लिए किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, पीसीएसजे गोल डिसाइड करिए और लेक्चर का लाभ उठाइए। लेकिन प्लस क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जिसका लाभ आप तब ले पाते हैं जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। क्या सुविधाएं हैं, क्या कॉमन चीजें हैं दोनों में, वो देख लीजिए। लाइव क्लासेस होती हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं। जब भी हमें आपकी ओपिनियन लेनी होती है तो हम पोल करते हैं, आपकी ओपिनियन ले लेते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई बात समझ में नहीं आती तो वो हैंड को रेज कर सकता है। क्लास की नोटिफिकेशन भी जाती है, लेक्चर के नोट्स भी आपको मिल पाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर क्लास आपका छूट जाए तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं कभी भी, कहीं भी, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर भी उपलब्ध होते हैं। सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या हैं? जो अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर हैं वो पढ़ाएंगे आपको प्लस के प्लेटफॉर्म पर। लाइव क्लासेस इंटरेक्टिव होंगी, लाइव टेस्ट आप दे सकते हैं, लाइव क्विज आपसे होगा, और जो कोर्स हैं वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होंगे। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, वो तो सारी हैं ही। देखिए, हमने कहा कि प्लस क्लासेस के लिए आपको बहुत सारे बैच के सुविधाएं मिल सकती हैं, और ये बैच जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये सितंबर 8 को शुरू हुआ है, ये परसों सितंबर 15 से है, ये सितंबर 1 से है, ये सितंबर अगस्त 25 से है, ये अगस्त 18 से है, ये जुलाई 7 से है। तो इतने सारे रनिंग में करंट में बैच हैं, और हमेशा इस पर बैच नए नए शुरू होते रहते हैं। तो जब नया नया बैच शुरू होता रहता है तो कभी भी जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप कभी भी पिछड़ते नहीं हैं, और आपको नया बैच मिलता है। हाँ, एक बात और मैं बता दूं,
आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सभी बैच के हकदार होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक बैच को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, सुलेखा और अनामिका, गुड आफ्टरनून। ऐसा क्या है कि आज चित्र साफ नहीं दे रहा भाई? सब्सक्रिप्शन के क्या फायदे हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन आप 1 महीने के भी ले सकते हैं, 3 महीने का भी ले सकते हैं, 6 महीनों का भी ले सकते हैं, 12 मंथ का भी, 18 मंथ, 24 मंथ। आपको अपनी सुविधानुसार कोई भी प्लान चुन सकते हैं। और जो फीस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उस फीस स्ट्रक्चर में भी 10% की छूट हो जाएगी यदि आप इस कोड का प्रयोग करेंगे, राय लाइव, RAILIVE। अगर इस कोड का प्रयोग किया जाए तो उसमें भी थोड़ा 10% की छूट हो जाएगी। हाँ, एक न्यूज़ है आपके लिए ये कि 23 सितंबर से पहले आपको फीस स्ट्रक्चर जो हमने अभी बताया वो रहेगा, जो कि ये है। लेकिन 23 सितंबर से ये 10% बढ़ जाएगी फीस, और जो आपको दिख रही है वो 10% बढ़ने के बाद इतनी हो जाएगी। तो अगर सब्सक्रिप्शन लेने का दिमाग में बना रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन थोड़ा जल्दी लीजिएगा ताकि उस असुविधा से आप बच सकें। ये अनअकैडमी जुडिशियरी का ये यूट्यूब चैनल है जिसे आपने ज्वाइन किया हुआ है, और ये टेलीग्राम चैनल है, और इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। आपको UA जुडिशियरी धर्मेंद्र, ये आपको सर्च करना पड़ेगा। आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। चलिए, हम लोगों का सेशन अब शुरुआत होती है। और आप लोगों ने जैसा कि कहा था कि हिंदी भी हो तो ठीक है, तो इसीलिए वजह से हमने जो है आज हिंदी में क्वेश्चन रखा हुआ है। तो जो हिंदी वाले हमारे छोटे भाई हैं उन लोगों के लिए आज ठीक है। तो हम रोज हिंदी नहीं कर सकते, लेकिन कभी हिंदी कभी इंग्लिश करते रहेंगे ताकि आप लोगों का तो सबको दिमाग में रख के काम होता रहे। ठीक है अंकित? हाँ, चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से कि मृत्युकालिक कथन दोष सिद्धि का आधार हो सकता है। स्टेटमेंट है। क्लियर नहीं दिख रहा? अरे ऐसा कैसे? अच्छा, ऐसा है ना पूनम, वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए। क्वालिटी बढ़ा लेंगी ना? क्वालिटी बढ़ा लेंगे आप लोग तो साफ दिखने लगेगा। फिर क्वालिटी की प्रॉब्लम होगी क्योंकि मेरी मोबाइल में मुझे बहुत स्पष्ट दिख रहा है। एक बार क्वालिटी बढ़ाइए, 360 पे कर लीजिए। तो हाँ, डाइंग डिक्लेरेशन कन्विक्शन का एकमात्र ग्राउंड हो सकता है, स्टेटमेंट है, और कारण है कि मृत्युकालिक कथन मृत्यु की प्रत्याशा में ही किया जाना चाहिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है? तो धीरज का आंसर है, आनंद का आंसर है, नीतू का आंसर है, और लोग? अच्छा, पूनम का आंसर है, रंजना का आंसर है, सुलेखा का आंसर है। अच्छा, चलिए मैं आंसर बता देता हूं आपको। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मतलब स्टेटमेंट तो सही है, डाइंग डिक्लेरेशन कन्विक्शन का एकमात्र ग्राउंड हो सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन कन्विक्शन का एकमात्र ग्राउंड हो सकता है, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन के लिए जो है उसके डेथ का डर होना जरूरी नहीं है। ये इंग्लिश लॉ के लिए जरूरी है, इंग्लिश लॉ के लिए जरूरी है, लेकिन इंडियन लॉ के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है? तो ये चीज आपको याद रखनी है। मतलब स्टेटमेंट तो सही है लेकिन उसका रीजन सही नहीं लग रहा है। ठीक है? हाँ बेटा, तब एक आध दिन तो इनकी भी सुननी पड़ेगी ना अनामिका। आप भी कोशिश करिए, आखिर हिंदी वाले कोशिश करते हैं ना, रोज इंग्लिश में पूछते हैं। तो ये बताइए क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है कि अपनी पत्नी को यह बताकर कि प की पत्नी ने उसे देय भुगतान प्राप्त करने के लिए बुलाया था, क अपने घर से जाता है। 2 दिन बाद उसका खंडित शव एक ट्रंक में पाया जाता है। क की हत्या के लिए प के विचारण में क द्वारा उसकी पत्नी को दिया गया कथन। अब बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है?
बताइए जल्दी जल्दी आंसर। अब हिंदी वाले थोड़े एक्टिव हों, क्योंकि आज उनके मन का क्वेश्चन है, तो फिर अब आज भी वो एक्टिव नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। जिन लोगों को धुंधला दिखाई दे रहा था उनको अब क्लियर है कि अभी भी धुंधला ही है? राजसी, अरे प्रिंसी भी आ गई हैं भाई, प्रिंसी भी आ गए हैं। पूनम ठीक है, ज्योति ठीक है, निधि ठीक है। अच्छा, अनामिका, रंजना, हाँ बिल्कुल, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। वो ये सही है। ऑप्शन नंबर डी जितने लोगों ने बताया वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि पाकला नारायण स्वामी, पाकला नारायण स्वामी का फैक्ट ही यही था, स्वामी वर्सेस एम्परर, है ना। इसमें यही फैक्ट ही था इसका, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का केस। नहीं दिख रहा? अरे बाप रे, क्या करें भाई हम। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का ही ये केस है कि एक आदमी का कर्ज किसी पर बकाया था और वो उसका लेटर आया था, उसने अपनी पत्नी को बताया कि उसका लेटर आया है, पैसे देने के लिए उसने बुलाया, और वो वहां जाता, उसके 2 दिन बाद उसका एक डब्बे में 100 मिलता है, उसकी डेड बॉडी मिलती है कटा हुआ। तो अब प्रश्न ये था कि ये सारी चीजें जो है एक ही ट्रांजैक्शन में हुई थी, इसलिए वो रिलेवेंट थी। चलिए अगला क्वेश्चन ये ले लीजिए। ये क्वेश्चन ले लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सुलेखा, आप लोगों के यहाँ तो दिक्कत नहीं है ना? नीतू, क्वालिटी बढ़ा लो बेटा, क्वालिटी बढ़ा लोगी तो सही हो जाएगा। इसमें से क्रिमिनल मामलों में प्रीवियस गुड कैरेक्टर रिलेवेंट है, सिविल मामलों में कंडक्ट को साबित करने के लिए कैरेक्टर रिलेवेंट है, उत्तर में होने के अतिरिक्त पूर्वोत्तन कैरेक्टर रिलेवेंट है, सिविल मामलों में यह तक कि किसी व्यक्ति का सील ऐसा है जिससे नुकसानी के रूप में जो उसे मिलनी चाहिए उस पर प्रभाव पड़ता है, विसंगत है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आप लोग जवाब दे रहे हैं। प्रिंसी ने जवाब दिया है, धीरज ने जवाब दिया है, अंकित, पूनम, आनंद, निधि और रंजना, सुलेखा। सुलेखा बेटा गलत हो रहा है आपका आंसर। हाँ, इसका ये सही है ना, ये ऑप्शन नंबर ए सही है कि क्रिमिनल मामलों में गुड कैरेक्टर रिलेवेंट होता है ना। हाँ धीरज, यही चीज है। तो क्रिमिनल मामलों में प्रीवियस गुड कैरेक्टर जो है ना, वो गुड कैरेक्टर रिलेवेंट होता है, सेक्शन 53 यही बताता है। तो ये पहला सही है, बाकी सारे सही नहीं है। सिविल मामलों में रिलेवेंट नहीं होता है, सिविल मामलों में चाहे कैरेक्टर गुड हो चाहे बैड हो, रिलेवेंट नहीं होता है। फिर उसके बाद ये भी सही नहीं है, उसके बाद ये विसंगत नहीं, यहां सुसंगत होता है। सिविल मामलों में जब नुकसानी यानी डैमेजेस को प्रभावित करने वाला स्टेटमेंट होता है वो रिलेवेंट होता है। केवल एक ही सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला ये क्वेश्चन है, ये है आपका अगला क्वेश्चन कि आईपीसी के निम्न में से कौन सी धारा संयुक्त व आन्वनिक दायित्व से संबंधित नहीं है? इसमें से आईपीसी की कौन सी ऐसी धारा है जो ज्वाइंट या कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी से संबंधित नहीं है? ज्वाइंट और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी से संबंधित नहीं है। पूनम का जवाब है अच्छा,
धीरज, और लोग जवाब दें भाई। आनंद, और ज्वाइंट और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी से कौन सा संबंधित नहीं है? रेने गुप्ता, अच्छा, रंजना चौधरी, उजाला सिंह, निधि राय, सुलेखा चौधरी, तो प्रशांत गौतम। हाँ बिल्कुल ये सही है। यहाँ है ना, अंशतः कार्य और अंशतः लोप द्वारा, मतलब ये एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाने की बात करता है। यहाँ पे एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाने की बात करता है, इसलिए यहाँ ज्वाइंट लायबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का रूल लागू नहीं होता। बाकी 34 में, 35 में, 37 में, इन सब मामलों में लागू होता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगला क्वेश्चन ले लीजिए, ये वाला, कि ए बी को सी की हत्या करने के लिए उकसाता है, ख ग पर आक्रमण करता है, ग बच जाता है और केवल उसे साधारण चोट आती है। क ने निम्न में से अपराध किया है। इसका सही जवाब आप बताइए तो माने। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। पूनम, अनामिका, प्रशांत, इसका सही जवाब आप बताइए तो मैं मानूं। प्रिंसी, धीरज, आनंद, नहीं बता पा रहे हैं क्या आप लोग? प्रशांत, मनीष, ठीक है, धीरज। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं अब आप लोगों को। इसका आंसर मैं बताता हूं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बताता है। आप देख रहे हैं ना, ए बी को सी का मर्डर करने के लिए उकसाता है। ए बी को सी का मर्डर करने के लिए उकसाता है, यही है ना। और बी जो है इस पर आक्रमण करता भी है, इस पर आक्रमण करता भी है, लेकिन उसे क्या होता है, केवल उसे चोट आती है, वो मरता नहीं। तो चोट आती है, तो इसके संबंध में लायबिलिटी कौन सा सेक्शन बताता है? ये बताता है सेक्शन 115। 115 क्या बात करता है कि जब डेथ सेंटेंस या लाइफ इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल कोई ऑफेंस होता है, ऐसे मामलों में डेथ सेंटेंस जो पनिशेबल ऑफेंस है, ऐसे मामलों में उसका एबेटमेंट किया जाएगा। तो अगर सिर्फ एबेटमेंट किया जाता है, वो एक्ट नहीं किया जाता, तो 7 साल। अगर एबेटमेंट किया गया और उसने वो एक्ट किया लेकिन हर्ट हुआ उससे, तो 14 साल। ये कहां बताया गया है? 115 में ही तो बताया गया है ना। संगीता, गुड आफ्टरनून बेटा, है ना ऐसा सही है ना। हाँ, आंसर डी होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये है अगला क्वेश्चन। संगीता, समझ में आएगा आपको? हिंदी में है आज का सेशन। एक मजिस्ट्रेट है, उसके सामने एक विटनेस आता है और विटनेस जो बात कहता है उस पर मजिस्ट्रेट कहता है कि तुम्हारी बात पर तुमको भरोसा ही नहीं और तुमने जो है ब्रीच ऑफ ओथ किया है। और इस पर जो विटनेस जो था उसको अचानक से बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मजिस्ट्रेट साहब को मार देता है। यह कौन सा अपराध है? बताइए इसमें से कौन सा है? बेटा रोज तो इंग्लिश में ही रहता है, तो एक आध दिन हिंदी में भी कर देते हैं मनीष, है ना। एक आध दिन तो हिंदी आनी चाहिए।
रोज इंग्लिश में ही रहता है, ज्यादातर इंग्लिश में ही रहता है। इसका बताइए भाई, इसका आंसर बताइए क्या है। बाल मुकुंद, धीरज, मनीष, आनंद, निधि। तो ये जो है अनामिका, अंकित, प्रशांत, विवेक, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर है ये मर्डर होगा। वो मर्डर होगा। मर्डर इसलिए नहीं होगा कि मजिस्ट्रेट साहब थे इसलिए मर्डर होगा। मर्डर इसलिए होगा क्योंकि ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो हुआ था वो गलत बात पर हुआ था, है ना। वो आप देखेंगे ये सेक्शन 300 के फर्स्ट एक्सेप्शन जो है, यानी कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वाले में ये एग्जाम्पल है आप लोगों को। तो ये कहता है कि इसका एक एक्सेप्शन, एक इसका भी फर्स्ट एक्सेप्शन का भी सेकंड प्रोविजो है ना। सेकंड प्रोविजो है कि पब्लिक सर्वेंट के किसी एक्ट से आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं होना चाहिए। तो वही पब्लिक सर्वेंट के एक्ट से इनको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होता है, तो उससे उनको बचाव नहीं मिलेगा और मर्डर के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और ये है आपका अगला क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑफेंस है जिसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध नहीं होता है। क्रिमिनल ट्रेसपास है, चीटिंग है, मिसचिफ है, थेफ्ट है। क्रिमिनल ट्रेसपास, चीटिंग, मिसचिफ और थेफ्ट, इसमें से ऐसा कौन सा ऑफेंस है जिसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। नहीं है, इसका क्या आंसर होगा। बताइए जल्दी भाई। अच्छा, राज बता रहे हैं, धीरज बता रहे हैं, बाल मुकुंद बता रहे हैं, अंकित, प्रिंसी, निधि, आनंद, विवेक, नामिका। प्रिंसी बेटा गलत हो रहा है तुम्हारा। पूनम, रंजना, सुलेखा, हाँ बिल्कुल। जब आप 97 सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 97 पढ़ते हैं ना, तो उसमें लिखा है कि थेफ्ट, ट्रेसपास, मिसचीफ, हाँ तो चोरी, रिस्टी, गृह अतिचार और रॉबरी, इसी अपराध में होगा खाली। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सिर्फ रॉबरी, थेफ्ट, ट्रेसपास और मिसचिफ में ही होता है, जिसको हम लोगों ने रटा था ना, चो लू री आ, चोलुरिया। ये चोलुरिया में ही जो होता है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है, यानी चोरी, लूट, रिस्टी और आपराधिक अधिचार। तो यहां है ट्रेसपास, मिसचिफ है, थेफ्ट है, चीटिंग में नहीं होता, चीटिंग में नहीं होता। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ धीरज, ये है आपका अगला क्वेश्चन कि आईपीसी के किस धारा के अधीन खाद्य पेय रूप में अपायकर वस्तुओं का विक्रय करना दंडनीय है। ये सेक्शन बताइए कौन सी धारा में है। खाने पीने की चीजों में मिलावटी सामान को बेचना कौन सी धारा के अंतर्गत पनिशेबल है। ऑप्शन ए 271, 272, 273 और 274। सिद्धार्थ कुशवाहा जी भी आ गए हैं। सिद्धार्थ कुशवाहा, एक मिनट उसको दीजिएगा, सुनिए।
दीजिएगा। अच्छा, इसमें 1 मिनट में बताता हूँ मैं। वो नहीं, वो आईपीसी। एक मिनट में उसको बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी हो गया है जब आप लोग नहीं, ठीक है, आप गलत है, मैं सही हूँ। तो ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग ज्यादातर लोग डी बता रहे थे, तो मुझे थोड़ा डाउट होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलत जानता हूँ, लेकिन नहीं, 273 है। ठीक है, 273 है। 274 में जो है ना, दवाइयों में मिलावट करना, मिलावटी दवाइयां बनाना। ठीक है, यहां पे ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। और अगला क्वेश्चन ये है, इसमें बताइए, इसमें बताइए कौन वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं। और लोग बताएं, और लोग बताएं। नेटवर्क के इशू की वजह से कभी कभी क्या होता है कि आपका रिप्लाई जो है लेट आता है। तो ठीक है, अब आ रहा है। आनंद का, निधि का, धीरज का, सिद्धार्थ का, अंकित, प्रिंसी, पूनम, आप सबके आंसर जो हैं वो सही आ रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा इस पर देर नहीं लगाते। बिल्कुल। अच्छा, ये बता दीजिए, वैल्यूएबल सिक्योरिटी को डिफाइन कहाँ किया गया आईपीसी में? वैल्यूएबल सिक्योरिटी को आईपीसी में कहाँ डिफाइन किया गया है, ये भी बता दीजिए जल्दी से कुछ लोग। वैल्यूएबल सिक्योरिटी को आईपीसी के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आनंद, सिद्धार्थ, अंकित, बालमुकुंद, धीरज, पूनम, निधि, सबका एक ही जवाब। प्रिंसी, अनामिका, सब लोगों का यही जवाब। चलिए ठीक है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन ये है आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाद में न्यायालय ने संप्रेषित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 87 एवं 88 उन प्रकरणों में लागू नहीं होगी जिसमें सामाजिक हित सन्निहित होता है? ठीक है, ये तो थोड़ा कठिन हो जाएगा मुझे लगता है आपके लिए, कि आईपीसी की का सेक्शन 87 और 88 जो है उन मामलों में लागू नहीं होगा जिसमें सोशल इंटरेस्ट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। कि सेक्शन 87 और 88 यानी वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया की बात करता है, उन मामलों में लागू नहीं होता जिसमें सोशल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। इसमें कौन सा सही हो रहा है आपको? जल्दी बताइए, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन टफ हो गया, ये बता पाना आसान नहीं है। तो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन आपकी आ रही है। धीरज की कुछ है, पूनम की कुछ है, निधि की कुछ है, बालमुकुंद की कुछ है, आनंद की कुछ है। तो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन आपकी आ रही है, कई लोगों की तो ओपिनियन ही नहीं आ रही। जरूरी है तो दिक्का ही मारना था, मैं बता देता हूं। ये दीपा वर्सेस पुलिस उपनिरीक्षक की जो केस है ना, हाँ, ये दीपा वाले से पुलिस उपनिरीक्षक की जो केस है उसी से संबंधित है ये। उसमें एक्चुअल में ये दीपा वाली जो केस है ना, वो ऑब्सिनिटी से रिलेटेड है, और उसी में एक इशू ये भी आया था। ऑब्सिनिटी मतलब अश्लीलता से संबंधित है, यानी सेक्शन नंबर 292 से लेके 294 तक के प्रोविजन आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये सारी चीजें आई थी। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका। जो कोई निजी अस्पताल का भार साधक होते हुए
सीआरपीसी के सेक्शन 357C के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि कितनी होगी, है ना। 357C में लिखा है ना कि चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, अगर कोई रेप विक्टिम है और ट्रीटमेंट के लिए जाए और वो उसका ट्रीटमेंट न किया जाए तो वो ऑफेंस करता है। कितना पनिशमेंट मिलेगा उसको? राज का बताना है कि इतना है, धीरज का बताना है इतना है, और बाकी लोग अंकित, धीरज, पूनम, प्रिंसी, आनंद। हाँ, जब ये 351(7)C का उल्लंघन होता है तो वहां आईपीसी की धारा, आईपीसी का सेक्शन 166B के अंतर्गत ऑफेंस बनता है और वो उस ऑफेंस के लिए दोषी होता है, और उसके लिए पनिशमेंट कितना होगा? तो 1 साल तक का हो सकता है, 1 साल तक की जेल है इसमें 166B के अंतर्गत। ये 166B है आईपीसी का, और ये 357C जो है वो सीआरपीसी का है, ठीक है ना। तो वो आप दोनों को एक ही में मत मिला दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है, इसको करिए। लीडिंग क्वेश्चन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? संदीप यादव जी भी आ गए हैं। चलिए संदीप जी जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सूचक प्रश्न यानी लीडिंग क्वेश्चन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? यह एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछे जा सकते हैं, भले ही अपोजिट पार्टी उससे ऑब्जेक्शन ही क्यों न करे। ऑप्शन बी है कि पुनः परीक्षण में बिना न्यायालय की अनुमति से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तीसरा है प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चौथा है कि यदि विरोधी पक्ष आपत्ति करे तो प्रति परीक्षण में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका सही ऑप्शन तो बता ही देंगे, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीटेड है, इसको तो कोई गलत नहीं बताएगा। सिद्धार्थ जी का, धीरज, आनंद, पूनम, आज मेरी ही फोटो मुझको ब्लर दिखाई दे रही है, पता नहीं क्यों। कैमरा पर कुछ हो सकता है कि मौसम की वजह से नमी हो, इसलिए मैं खुद अपने आप को ही ब्लर देख रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों को भी लग रहा हो। निधि, चलिए ठीक है। धीरज, तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन में जो है पूछा जा सकता है धड़ल्ले से। क्रॉस एग्जाम लीडिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन में धड़ल्ले से पूछे जा सकते हैं। बाकी एग्जामिनेशन इन चीफ में चाहे री एग्जामिनेशन में अगर वो अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन करती है तो कोर्ट की परमिशन से ही पूछा जा सकता है ना। आप लोगों ने कहां पढ़ा है? सेक्शन 142 में। तो 141 में इसकी डिफिनीशन है, 142 में ये बताया कब नहीं पूछा जा सकता, और 143 में बताया गया कब पूछा जा सकता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है आपका अगला क्वेश्चन। एक पति अपनी निहत्थी पत्नी पर, पढ़ लीजिए। इसका ऑप्शन बताइए अब आप। इसका ऑप्शन बताइए आप। ऑप्शन अनुराग सिंह, और लोग बताएं भाई। धीरज, अरे कुछ लोग गलत भी जवाब दिए हैं भाई।
ऐसा कैसे हो गया? क्यों धीरज, कैसे गलत पहुंच गए? हाँ बिल्कुल ठीक है। बाकी प्रिंसी, आनंद, रंजना, सिद्धार्थ, अंकित, निधि, सब लोग तो सही बता रहे हैं। अनुराग, सबका आंसर सही आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो आसान ही है ना। क्वेश्चन तो आसान है। ऑप्शन नंबर ए है कि भाई दिख रहा है ना कि ए ने एक पति है जो अपनी पत्नी पर कब मूसल से आक्रमण करता है, कब? जब उसके जीवन का कोई खतरा नहीं था, कोई खतरा नहीं था। पत्नी सेल्फ डिफेंस में काम करती है, अपने को बचाने के लिए उसके अंग को पकड़ लेती है। परिणाम स्वरूप क ने उसके सिर पर मारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कौन सा अपराध किया? हत्या का अपराध किया। ये है आपका अगला क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए कि क ने ख की उपस्थिति में उसकी बहन का अचानक सीलभंग किया। ख ने क पर हमला किया, क मर गया। ग जो कि ख से द्वेष रखता था, क की मृत्यु कारित करने के अभिप्राय से क पर हमला करने में ख की सहायता की। इस स्थिति में ख हत्या का दोषी है, ग हत्या का दोषी है, किंतु ख अपराधी मानववध का। सी या दोष, इसमें से कौन सा सही? ठीक है। सिद्धार्थ, धीरज और लोग, सुलेखा। तो सारे लोगों के आंसर तो सही ही आ रहे हैं, सारे लोगों के आंसर सही आ रहे हैं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये सही है। एक व्यक्ति जो है जिसने सहायता की थी वो मर्डर के लिए दोषी होगा, लेकिन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में जिसने काम किया था वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। ये है आपका अगला क्वेश्चन कि किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करके स्वयं परीक्षा में बैठना तथा उस अन्य के नाम से दस्तावेज हस्ताक्षरित करना कौन सा अपराध बनता है? एक व्यक्ति दूसरे की परीक्षा में बैठता है, एक व्यक्ति दूसरे की परीक्षा में बैठता है और उसके नाम से सिग्नेचर वगैरह भी करता है। कौन सा अपराध किया है उसने? अंकित, रंजना, सिद्धार्थ, अनुराग, सिद्धार्थ, राज, धीरज, प्रिंसी, पूनम, आनंद, अंकित, निधि। हाँ बिल्कुल, ये चीटिंग बाय पर्सोनेशन भी है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है दूसरे का प्रतिरूपण करता है। चीटिंग बाय पर्सोनेशन और फोर्जरी, ये दोनों होगा। फोर्जरी, ठीक है ना, फोर्जरी भी किया, सिग्नेचर किया उसने, और दूसरा चीटिंग बाय पर्सोनेशन, दूसरा व्यक्ति बन के उसने परीक्षा भी दी, तो इसलिए दोनों ऑफेंस करता है। जो फोर्जरी है वो 465 में पनिशेबल है, और चीटिंग के लिए जो है जो वो होगा वो 419 के अंतर्गत दोषी होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन कि सत्र न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में यदि न्यायाधीश की राय है कि उक्त अपराध अन्यतः सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारी नहीं है तो वह मामले को विचारण के लिए किसे भेजेगा? यानी सेशन कोर्ट के पास कोई मामला है जो कि उसे लगता है कि वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट नहीं है, तो वो ट्रायल करने के लिए भेज देगा। किसके पास? किसके पास भेज देगा और कौन से सेक्शन के अंतर्गत भेजेगा? सेक्शन भी मेंशन करिएगा, सेक्शन भी मेंशन कर दीजिएगा, कौन से सेक्शन के अंतर्गत भेजेगा।
चलिए, आपका आंसर तो सब सही आ रहा है, आंसर सही आ रहा है। हाँ, लेकिन सेक्शन भी बताते जाइए। ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या किसी अन्य फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को भेज देगा। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन बताइए भाई। हाँ बिल्कुल, सेक्शन नहीं बता रहे हैं ज्यादा लोग। सेक्शन 228 का क्लास नंबर 1 जो सेशन ट्रायल है ना, यही तो होता है, चार्ज फ्रेम यहीं पे होता है। और अगर देखता है कि एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाई सेशन कोर्ट नहीं है तो वो उसको नहीं रहा, आज वहां पे थोड़ी है, तो वो उसको भेज देता है मजिस्ट्रेट के पास, चाहे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसके अंतर्गत सेशन कोर्ट को ये है ऑप्शन नंबर, ये है ऑप्शन नंबर 199 का क्लास नंबर 2, यानी जब डिफेमेशन का मामला होता है, डिफेमेशन का मामला राष्ट्रपति का हो, राज्यपाल का हो या फिर मिनिस्टर का हो, ऐसे लोगों के डिफेमेशन के मामले में 199 के क्लास 2 के अंतर्गत वो खुद सब कॉग्निजेंस ले सकता है। ये कौन सा ऑफेंस हुआ? ये कौन सा ऑफेंस हुआ? कि ए बी को एनाय करने के पर्पज से उसके घर में खिड़की से घुसता है, ए बी को एनाय करने के उद्देश्य से उसके घर में घुसता है, वो कौन सा ऑफेंस करता है? बिल्कुल, रंजना, बालमुकुंद, अनुराग, धीरज, पूनम, रेने, सिद्धार्थ, निधि, प्रिंसी, बिल्कुल ठीक है। ये जो है हाउस ब्रेकिंग करता है, हाउस ब्रेकिंग करता है, जिसको डिफाइन कहाँ किया गया है? वो किया गया है 445 में, सेक्शन 445 में। और इसको पनिश कहाँ किया जाता है? 453 में। ठीक है, हाँ, हाउस ब्रेकिंग जो है 445 में डिफाइन किया गया है और 453 में उसको पनिश किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए, अब खत्म ही होगा, शायद इसके बाद वाला लास्ट हो, चाहे यही लास्ट हो। कौन सी विधि को भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आधार माना जाता है? इसमें से भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आधार माना जाता है। ये तो बहुत आप लोगों के हिसाब से सही क्वेश्चन हो गया फिर, मूड फ्रेश करने वाला क्वेश्चन। तो सबके आंसर नहीं, सिद्धार्थ, हाँ ठीक है, सिद्धार्थ का सही, निधि, सारे लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। तो सबके आंसर सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है। लेक्स फोरी, उस स्थान की विधि जहां कार्यवाही की जानी है, लेक्स फोरी उस स्थान की विधि जहां, उस स्थान की विधि जहां कार्यवाही की जानी है। तो ये है इसका। ये देख लीजिए कि एक अनपढ़ दूध वाला प्रतिदिन अपनी याद के लिए अपने ग्राहक के मकान के दीवार पर प्रतिदिन एक चिन्ह बनाता है। दूध वाले द्वारा प्रतिदिन बनाए गए चिन्हों को साबित किया जा सकता है किसके द्वारा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में, सर्कमस्टांशियल एविडेंस के रूप में, ओरल एविडेंस के रूप में, हियरसे एविडेंस के रूप में। अरे वाह, बहुत बढ़िया, हाँ सारे लोगों का आंसर सही है, सबका आंसर सही है। चलिए, तो ये आपका आंसर है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में, है ना। तो सेक्शन 3 जो है एविडेंस का,
वो बताता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन सा होता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो किसी भी पदार्थ पर अंकों, अक्षरों या चिन्हों के द्वारा बनाया जाता है, वो सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। तो इसलिए उसने जो दीवार पर बनाया है वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। ठीक है, तो आज जो है हम लोगों को इतना ही। फिर कल मिलते हैं 2 बजे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से आप अपनी आदत में ये चीज बना लीजिए कि पर डे हमको आके डिस्कस करना ही करना है, और तब तक जब तक कि आपके एग्जामिनेशन हो नहीं जाते। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर कल। हाँ, इतना मैं बता दूं कि संडे और सैटरडे ये 2 दिन नहीं रहती है यूट्यूब वाली क्लास, बाकी सब हाँ, रोज रहती है, तो कल भी रहेगी ही। ठीक है, बाय बाय। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन ठीक लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो ऐसे ही मैं कोशिश करता रहूंगा कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। बाय बाय।